हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी चल रही होगी क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम हैं। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप साइंस क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य की त्वचा का रंग किस तत्व के कारण होता है। मनुष्य की त्वचा का रंग किस तत्व के कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन। मेलानिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेलानिन जो है एक रंजक है जो त्वचा, बाल और आंख को रंग प्रदान करता है, या त्वचा की मेलोनासाइट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है, या व्यक्ति की त्वचा के रंग और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा में मदद करता है। अगर अधिक मेलानिन है तो गहरी त्वचा होगी और कम मेलानिन है तो हल्की त्वचा होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था, यह आपसे पूछा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, PYQ बेस में है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पे। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया पहला प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था। इसे 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक होलर ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से तैयार किया था। इस खोज ने यह सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लैब में भी संभव है, जो पहले केवल जीवों द्वारा निर्मित माने जाते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है। नेत्र का जो लेंस होता है वह किस प्रकार का होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस का जो प्रकार होता है वह उत्तल लेंस का होता है। मानव नेत्र का लेंस एक पारदर्शी द्वितल उत्तल लेंस होता है। यह लेंस बाहर की ओर फूला होता है और सामने से आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र लेंस की शक्ति जो होती है लगभग +20 डायोप्टर होती है। दूरदृष्टि दोष जैसे दृष्टि दोष जो होता है वह निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करता है, परंतु अगर व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसमें जो लेंस का प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस नहीं होता है। डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस नहीं होता, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड में थाइमिन की जगह पर यूरासिल पाया जाता है, इसलिए डीएनए में यूरासिल नहीं होती, जबकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता। तो आपसे पूछा क्या था, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस नहीं होते, तो डीएनए में जो होता है यूरासिल नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव के शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है। मानव के शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दांत का एनामेल। दांत का एनामेल जो है मानव के शरीर में सबसे कठोर ऊतक होता है, या दांत का एनामेल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है, या कैल्शियम फास्फेट के एक क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। इसका कार्य दांतों को चबाने के दौरान घिसने और टूटने से बचाना है। हड्डी भी कठोर होती है लेकिन एनामेल उससे अधिक मजबूत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में रंग किस प्रक्रिया से बनते हैं। रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में रंग किस प्रक्रिया से बनते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन से बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन से। जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों से होकर गुजरता है तब वह अपवर्तन, अंदर परावर्तन और फिर प्रकीर्णन से गुजरता है। इस प्रक्रिया में सफेद प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो जो रेनबो होता है उसमें जो रंग होते हैं वो 7 रंग के होते हैं। कौन कौन से, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सबसे कम आयनन ऊर्जा किसमें होती है। सबसे कम आयनन ऊर्जा किसमें होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। चलिए जानते हैं क्यों।
तो आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा होती, आयनन ऊर्जा जो है वह ऊर्जा है जो किसी तत्व के एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक होती है। आयनन ऊर्जा उसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को हटाने से जितनी कम ऊर्जा लगे उतना ही वह परमाणु कम आयनन ऊर्जा वाला माना जाता है। क्यों सोडियम का आयनन सबसे कम है? तो सोडियम एक क्षार धातु है, उसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हटाना बहुत आसान होता है, इसलिए इसे बहुत ही कम ऊर्जा से आयनित किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने कैथोड किरण नली प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को प्रमाणित किया था। इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक आवेशित कण माना गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और श्वेत रक्त कोशिकाओं को सक्रिय बनाता है। यह सर्दी जुकाम से लड़ने, चोट भरने और त्वचा की रक्षा में भी मदद करता है। इसके अच्छे स्रोत क्या हैं? तो आंवला इसका बहुत ही अच्छा स्रोत है, नींबू, संतरा, अमरूद इसके अच्छे स्रोत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रुधिर समूह की खोज किसने की थी? रुधिर समूह की खोज किसने की थी आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए रुधिर समूह की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने रुधिर समूह की खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में रक्त की खोज की थी। उन्होंने ए बी और ओ रक्त समूह को पहचाना। इसी कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है वह सर्वग्राही कहते हैं और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वह सर्वदाता कहलाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड जो है वह किस जीवाणु से होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है, सालोमेला टाइफी से होता है टाइफाइड। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न, ग्रुप डी के एग्जाम में तो विशेषकर। टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग है जो सालोमेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग मुख्यतः दूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। यह रोग आंतों को प्रभावित करता है और तेज बुखार, पेट दर्द, कमजोरी आदि लक्षण देता है। इस टाइफाइड को मौन महामारी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे कम उपयोगी होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग जो है वह सबसे कम उपयोगी होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए सबसे कम कौन सा रंग उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको यह क्वेश्चन पता था? अगर जानते थे इसका राइट आंसर तो एस लिख दीजिए, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में नो लिख दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के भोजन का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। इसमें सबसे कम उपयोगी रंग जो होता है हरा होता है, क्योंकि क्लोरोफिल हरे रंग की तरंगों को परावर्तित करता है, इसलिए हरा रंग पौधों द्वारा कम आवेशित होता है और प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम योगदान देता है। नीला कलर जो है सबसे अधिक उपयोग होता है और लाल कलर जो है बहुत कम उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? किस गैस को मार्स गैस कहते हैं यह आपसे पूछा है। सरल क्वेश्चन, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। सॉरी, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। यह दलदली क्षेत्रों में जीवों के अपघटन से निकलती है। यह एक संघारित गैस है जो नीली लौ के साथ जलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है ऑप्शन बी, CaSO4 × 0.5 H2O इसका रासायनिक सूत्र है। इसका जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हेमेड्राइट और इसका रासायनिक सूत्र जो अभी हम लोग जाने CaSO4 × 0.55 H2O यह जो है जिप्सम को गरमाकर बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर विद्युत धारा को मापता
मापता है? ऑप्शन में दिया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज या विभवांतर को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर की बात करें तो बहुत सूक्ष्म विद्युत धारा को मापता है जैसे प्रयोगशाला में। और मीटर स्केल की बात करें तो लंबाई मापने का यंत्र है, इसका विद्युत से कोई संबंध नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा टेलीविजन रिमोट में किस प्रकार की तरंगे प्रयुक्त होती हैं? टेलीविजन रिमोट में किस प्रकार की तरंगे प्रयुक्त होती हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, औरक तरंगे प्रयुक्त होती हैं। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में औरक तरंगे का प्रयोग होता है। ये तरंगे रिमोट से टीवी की ओर भेजी जाती हैं, जिन्हें टीवी का सेंसर ग्रहण करता है और इसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। औरक तरंगे आंखों से नहीं दिखती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तो उसका त्वरण होता है। जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तो उसका त्वरण क्या होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्वरण क्या होता है? त्वरण का अर्थ होता है गति में समय के साथ परिवर्तन की दर। यदि कोई वस्तु स्थिर गति से चल रही है तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उसका त्वरण 0 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं उसे। ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु वह ताप और दाब की स्थिति होती है जहां कोई शुद्ध पदार्थ एक साथ तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में संतुलन रहता है। ऑप्शन में दिया हिमांक, तो हिमांक क्या है? वह तापमान जिस पर द्रव ठोस में बदलता है वह हिमांक कहलाता है। क्रांतिक ताप क्या? तो क्रांतिक ताप वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव में नहीं बदली जा सकती, चाहे दाब कितना भी, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्वथनांक क्या है? तो वह तापमान जिस पर द्रव की वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होती क्वथनांक कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रमुख कार्य है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट की छड़ें और भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह D2O होता है। कहेंगे भाई सीधा रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, इसलिए बता दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का है, कैपिलरी क्रिया के कारण, सतह तनाव घटने के कारण, या तेल वाष्पशील है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपिलरी क्रिया के कारण तेल की बत्ती जो है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है कि इसका क्रिया या कैपिलरी एक्शन होता है। जब बत्ती जिसे सूती धागों से बनाया जाता है को तेल में डाला जाता है तो तेल बत्ती की महीन रंध्रों में ऊपर की ओर चढ़ता है। या केसा क्रिया के कारण होता है जिसमें सतह तनाव, आसंजन और ससंजन बल मिलकर द्रव को पतली नालिका के ऊपर खींचते हैं। कैपिलरी क्रिया के अन्य उदाहरण बताएं आपको। कैपिलरी क्रिया के अन्य उदाहरण बताएं आपको तो पौधों की जड़ों से पानी का ऊपर चढ़ना, तौलिया से पानी का सोखना, स्याही या कागज पर फैलना, ये सभी कैपिलरी क्रिया के उदाहरण हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव इसका प्रमुख कारण है। जब कोई द्रव स्वतंत्र रूप से गिरता है या टपकता है तो यह गोलाकार आकृति ग्रहण करता है। इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव इसका कारण है। पृष्ठ तनाव द्रव की सतह को इस प्रकार खींचता है कि वह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करे और न्यूनतम क्षेत्रफल का आकार गोल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसे गंध देती है? बढ़िया प्रश्न, बता दीजिए वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड इस प्रश्न का राइट आंसर है। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2S इसका रासायनिक सूत्र है।
या स्वयं जलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक जहरीली ज्वलनशील गैस है, या स्वयं जलती है परंतु जलने में सहायक नहीं होती। इसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती। या गैस अक्सर गंदे नालों, सीवर या ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की खोज जो की थी कार्ल विलियम सीले ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, हाइड्रोजन के बाद जो सबसे अधिक पाया जाता है हीलियम पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूर्य मुख्य रूप से गैसीय पिंड है और इसका अधिकांश भाग हाइड्रोजन लगभग 74% से बना है। इसके बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व जो है वह हीलियम है, लगभग 24%। या दोनों गैसें सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जिसमें सूर्य चमकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली असुर गैस क्या होती है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली असुर गैस क्या होती है, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो असुर गैस इस्तेमाल की जाती है उसमें आमतौर पर क्लोरीन युक्त यौगिक या सीएस गैस का प्रयोग होता है। क्लोरीन के प्रभाव से आंखों में जलन, आंसू आना और सांस लेने में दिक्कत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रासायनिक यौगिक CH3COOH क्या है। रासायनिक यौगिक CH3COOH क्या है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथेनोइक एसिड है, या CH3COOH या जो है या एंथोनाइक एसिड है। इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जिसे सिरका जो कि सिरका में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है, यह आपसे पूछा है सीधे सीधे कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। यह वायुमंडल में लगभग 0.93 पाई जाती है, जो अन्य सभी अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन आदि की तुलना में सबसे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोक्रोम एक रंजक पदार्थ है जो हीमोग्लोबिन के टूटने की प्रक्रिया में बनता है या रसायन मूत्र में घुला होता है और उसे उसका पीला रंग प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का यूरोक्रोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। प्रकाश की जो गति होती है किस माध्यम में सबसे कम होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच में जो है वह सबसे कम होती है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती। सबसे तेज गति निर्वात में होती है और सबसे धीमी गति जो होती है वह कांच जैसे घने माध्यमों में होती है। निर्वात में कितनी चाल होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सबसे तेज गति, कोई रुकावट नहीं। वायु में लगभग वही गति है, लगभग निर्वात जितनी तेज। जल में धीमी, कांच से तेज लेकिन निर्वात में धीमी। और कांच की बात तो सबसे धीमी, घना माध्यम होता है, प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे आवश्यक विटामिन है, या कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण में मदद करता है। हड्डियों को मजबूत और घनत्व युक्त बनाए रखने में सहायक है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी हड्डी संबंधी बीमारियां होती हैं। ऑप्शन में दिया है विटामिन है, तो विटामिन दृष्टि और त्वचा के लिए है। विटामिन सी जो है घाव भरने और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए बताइए आज के अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से अधिकतम ऊष्मा लौटती है किसके कारण से। पृथ्वी की सतह से अधिकतम ऊष्मा लौटती है किसके कारण से, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण से उष्मा लौटती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
पृथ्वी की सतह से अधिकतम उष्मा विकिरण के माध्यम से लौटती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का एक भाग पृथ्वी अवशोषित करती है। अवशोषित उष्मा को पृथ्वी इंफ्रारेड विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में उत्सर्जित करती है। इस प्रक्रिया को स्थलीय विकिरण भी कहते हैं। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था, यह आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।